किसी को नहीं बोलेंगे, मोदी को ही बोले, तो मोदी के खिलाफ है। नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। जितना आप हमको बोलेंगे ना, हमको उतना फायदा पहुंचने वाला। दाढ़ी वाला आदमी को भी बैलेंस हो सकता है मैडम। ये लोग नफरत पैदा करते हैं, क्यों नफरत पैदा करते हैं? जो बीजेपी के खिलाफ है वो जमहूरियत के साथ है, समझौता बंगलादेश, मगर कितने क्यों थे वो आपके महबूब। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलिया ने महिला से गुजारिश कर रहे हैं 11 अप्रैल को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। ऊंचा कद, काली दाढ़ी और लंबी शेरवानी अख्तियार किए हुए ये वो शख्स है जिसने नवाबों की नफासत वाले हैदराबाद के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की सियासत के सीने पर अपना पांव धर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को आज किसी पहचान की दरकार नहीं। यूं तो ये पिछले 3 चुनावों से हैदराबाद सीट पर काबिज होते आए हैं, लेकिन यह तथ्य महत्वाकांक्षा से लबरेज और लाइमलाइट को शदीद पसंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पहचान का महज एक हिस्सा भर ही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी की छवि वास्तव में एक बेहद विवादास्पद नेता की है। इन्हें भड़काऊ बयान देने के लिए जाना जाता है। आए दिन अपने बयानों से देश के सियासी हलकों का तापमान बढ़ाने वाले ओवैसी शुरुआत से ही खुद को मुसलमानों के झंडा बरदार के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाते आए हैं। बात 3 तलाक बिल की हो रही हो या फिर हज सब्सिडी खत्म किए जाने पर चर्चा, ओवैसी हर मुद्दे पर बेहद तीखे लफ्जों में अपनी राय जाहिर करते आए हैं। ट्रिपल तलाक बिल पर संसद में हुई बहस में ओवैसी ने पूरी बेबाकी से इसका विरोध किया। This bill, if it is passed, will be an injustice to Muslim women, will lead to abandonment of Muslim women. What the bill is required is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by married people who do not belong to Muslim community, which also includes our Bhabhi in Gujarat, should be given justice, madam. It is not being done by this bill. अपनी पार्टी के इकलौते सांसद ओवैसी का कुछ ऐसा ही तेवर 20 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी देखने को मिला था। क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया मुल्क में, नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। ये हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा कर। खुद को खालिस राष्ट्रवादी मानने वाले ओवैसी आए दिन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पर भारतीय समाज के ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाने से भी नहीं चूकते। ये अपीजमेंट है, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपीजमेंट है कि सिर्फ 200 करोड़ का बाजा बजा रहे हैं, बल्कि महाकुंभ के लिए आपने 1150 करोड़ रुपये, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 2016 में 100 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार 3400 करोड़ खर्च कर चुकी है। लेकिन पूरी बेबाकी से मोदी और उनके मंत्रियों पर धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाने वाले ओवैसी खुद उसी राह पर चलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। You cannot justify withdrawal of cases of such heinous crimes. What BJP in Uttar Pradesh is doing is that they are doing appeasement of Hindutva. They are not governing that state under rule of law but by rule by religion. देश भर के मुसलमानों के बीच खुद को उनका प्रखर, मुकर और खुद मुख्तार नेता साबित करने की जल्दबाजी में ओवैसी ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पार्टी की इमारत भी धर्म की जमीन पर ही टिकी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हैदराबाद में AIMIM का पिछले 5 दशकों से खासा प्रभाव रहा है और ये लगातार बढ़ा भी है। 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल हुई। इसके बाद लगातार 6 बार यानी 2004 तक सीनियर ओवैसी हैदराबाद से सांसद चुने जाते रहे। पिता के बाद पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आ गई और वो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से हैदराबाद सीट को अपने कब्जे में करते आ रहे हैं।
2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर ओवैसी ने हैदराबाद की जमीन से बाहर पांव पसारने का इरादा जाहिर कर दिया। इस बार ये पहली बार होगा जब उनकी पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर लोकसभा चुनाव में शिरकत करेगी। ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से वर्तमान एमएलए इम्तियाज जलील और बिहार में किशनगंज से अपनी पार्टी के बिहार यूनिट चीफ अख्तर अल इमाम को मैदान में उतारकर देश की सत्ता के केंद्र की तरफ एक और छलांग लगा दी। वो खुद भी हैदराबाद से लड़ रहे हैं और इन दिनों शहर के गली कूचों में घूम घूम कर अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज तक एक दिन के लिए उनके प्रचार अभियान का जायजा लेने पहुंचा। आपकी पार्टी को मजबूत करिए। कहीं पर भी ओवैसी के प्रचार की शुरुआत हुई मुगलपुरा इलाके में पदयात्रा से। यहाँ लोगों से दुआ सलाम और एहतराम के बीच ओवैसी अपने वोटरों को चुनाव की तारीख याद दिलाना नहीं भूले। चार मीनार जिस शहर के रुतबे की गवाही देता है, हम उसी हैदराबाद में मौजूद हैं और वही चेहरा जो हैदराबाद में बैठे दिल्ली में हुकूमत को ललकारता है, उस चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसके भाषणों के जरिए कई बार ये कहा जाता है कि वो एक खास कौम को सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनकी राजनीति में मोदी का एक ऐसा विपरीत स्वरूप दिखता है जिसमें वो मोदी को ललकार कर, हिंदुत्व को ललकार कर एक अलग किस्म की राजनीति करते हैं। जरा झांकते हैं इसी हैदराबाद शहर में, समझते हैं इस शख्सियत को और इसी के साथ इनके आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स को। जी हाँ, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं पुराने शहर में और चार मीनार के इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, कई लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। सुबह से रात तक का सफर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस बार विचारधाराओं की एक ऐसी टक्कर है जिसमें एक तरफ मोदी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो बीच में असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या कहने और समझाने की कर रहे हैं कोशिश। चलिए ओवैसी जी।